सत्ता की शुरुआत जंग के उस 7वें राउंड से जिसमें ईरान के हमलों का वजन ज्यादा है। तो सत्ता में सबसे पहले बात उस युद्ध की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जो हर दिन, हर मिनट और हर सेकंड विस्फोटक हो रहा है। अगले कुछ घंटों में ईरान और इजरायल युद्ध का क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ईरान के खिलाफ लगातार बयान दे रहा है। अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगातार चेतावनी दे रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई भी अमेरिका को उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। इस बयानबाजी के साथ साथ इजरायल और ईरान में लगातार मिसाइलें गिर रही हैं, बम बरस रहे हैं, फाइटर जेट धमाकेदार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे सत्ता में वॉर जोन से आए वीडियो का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। पहले देखिए कैसे अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री ने इजरायल ईरान युद्ध को नए लेवल पर लाकर छोड़ा है। ईरान के खिलाफ इजरायल के ऑपरेशन का नाम है द राइजिंग लायन। इसी के तहत मोसाद ने ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे ही शब्दों से खामेनेई के ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो पहले शिकार थे लेकिन अब शिकारी हैं। सत्ता के न्यूज मित्रों को हमने बताया था कि कैसे अमेरिका ईरान पर बंकर बस्टर बम से अटैक वाला प्लान बना रहा है, कैसे अमेरिकी हथियार ईरान को चारों तरफ से घेर चुके हैं। ऐसे में ट्रंप के शिकारी वाले इस बयान का मतलब क्या है, आप सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है, उसके बाद इसके मायने आपको समझाएंगे। तो ट्रंप के शिकारी वाले बयान के बाद पहला सवाल यही उठता है कि ट्रंप अगर शिकारी हैं तो उनका शिकार कौन है? अमेरिका में क्या तैयारी चल रही है? इजरायल ईरान युद्ध के बीच अमेरिका क्या करने वाला है? क्या 86 वर्षीय ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की सत्ता खत्म होने वाली है? क्या अमेरिका की हिट लिस्ट में अब खामेनेई का नाम है? पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर आप देखें तो ऐसे सवाल मन में जरूर उठेंगे, क्योंकि इतना तो साफ है कि ट्रंप की खोखली धमकियों से खामेनेई डरने वाले नहीं है। जब से डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग को अचानक छोड़कर कनाडा से अमेरिका वापस गए, वो फुल एक्शन मोड में। आज भी अमेरिका में एक बड़ी मीटिंग की तैयारी चल रही है और अभी से सिर्फ 90 मिनट बाद यह बैठक होने वाली है। सिचुएशन रूम में ट्रंप की आज बड़ी बैठक होनी है। आज रात 8:30 बजे सिचुएशन रूम में मीटिंग होगी। कनाडा से लौटने के बाद तीसरी बार सिचुएशन रूम वाली मीटिंग होने वाली है। पूरी दुनिया की नजर इस मीटिंग पर है। आपको बता दें कि सिचुएशन रूम को सिट रूम के नाम से भी जाना जाता है। यह मीटिंग व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में एक सुरक्षित कॉन्फ्रेंस रूम में होती है। सिचुएशन रूम में लगभग 30 स्टाफ होते हैं, जिन्हें 5 वॉच टीमों के जरिए संगठित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर 24 घंटे निगरानी रखते हैं। अमेरिका में बड़े ऑपरेशन के लिए यह मीटिंग बुलाई जाती रही है। कनाडा से लौटने के बाद ट्रंप तीसरी बार इस मीटिंग में शामिल होंगे। पहली बैठक 80 मिनट चली थी। इस दौरान ईरान से निपटने पर चर्चा हुई थी। दूसरी बैठक 60 मिनट तक हुई थी। इसमें ईरान पर अटैक प्लान को हरी झंडी दी गई थी। अब तीसरी बैठक थोड़ी देर बाद होने वाली है। सवाल है कि क्या खामेनेई की सत्ता को लेकर कोई बड़ा आदेश आ सकता है? आज आपको यह भी जानना चाहिए कि पहली बार 1961 में अमेरिका में सिचुएशन रूम बनाया गया था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा में बे ऑफ पिग्स आक्रमण की विफलताओं के बाद इसे स्थापित किया था। इसके बाद से बड़े ऑपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि अमेरिका में सिचुएशन रूम का सबसे अधिक उपयोग करने वाले राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन थे, जो वियतनाम युद्ध के बारे में लगातार अपडेट मांगते रहते थे। यह कितना अहम होगा आप समझिए। इस बैठक की अध्यक्षता खुद अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। आज ट्रंप इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 2 बार की मीटिंग में वो रह चुके हैं। इसके अलावा मीटिंग में उपराष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अमेरिका के रक्षा मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष भी मौजूद रहते हैं। यही नहीं, सिचुएशन रूम में CIA के निदेशक रहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक रहते हैं। कहानी यही है कि सिचुएशन रूम की मीटिंग का मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है।
क्योंकि इसमें अमेरिका के सारे टॉप अधिकारी मौजूद रहते हैं। इनके साथ मीटिंग होती है, इनके साथ अगले प्लान पर मंथन होता है। आज की मीटिंग की बात करें तो 3 बड़ी बातें जिस पर चर्चा हो सकती है। पहली बात यह कि ईरान को लेकर सभी एंगल से चर्चा होगी। दूसरी बात यह है कि ईरान पर एक बड़ा फैसला आ सकता है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। वैसे भी अमेरिकी फाइटर जेट ईरान के आसपास अलर्ट मोड में है, बस आदेश का इंतजार है। अमेरिका की हमले वाली तैयारी को सिर्फ 6 पॉइंट से समझिए। कैसे अमेरिका ने अटैक प्लान को मंजूरी दे दी है जो ईरान के लिए खतरनाक है। कहा जा रहा है कि अगले 12 घंटे में ईरान में भारी तबाही हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की प्लानिंग को मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने सीनियर अधिकारियों को हमले की मंजूरी दी है। ट्रंप पहले ही सिचुएशन रूम से अधिकारियों को यह निर्देश दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमला ही अब आखिरी विकल्प है। मतलब यह कि अमेरिकी सेना को हमले के लिए अंतिम आदेश का इंतजार है, जो आज की सिचुएशन रूम वाली मीटिंग के बाद मिल सकता है। लेकिन खामनेई ना तो अमेरिका के ऐसी धमकियों से डरने वाले हैं और ना ही इजराइल पर हमलों को रोकने वाले हैं। खामनेई ने कहा है कि वो किसी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। और सवाल यह भी है कि अमेरिकी बेस पर ईरान पर कैसे अटैक कर सकता है। ईरान कैसे अटैक कर सकता है? जो कहा जा रहा है उसके अनुसार पहली आशंका यह है कि पश्चिम एशिया में यूएस बेस को ईरान टारगेट कर सकता है। यहां 19 जगह पर अमेरिका का बेस है, जहां 40 से 50 हजार तक अमेरिका के सैनिक तैयार हैं। दूसरी आशंका यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के जहाज ईरान के टारगेट पर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दशकों से हमले की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी में प्रवेश करने का इकलौता समुद्री मार्ग है। दुनिया का 20% तेल और गैस इसी रास्ते से जाता है। तीसरी आशंका यह है कि ईरान समर्थित गुटों के जरिए हमले हो सकते हैं। पश्चिम एशिया में कई ईरान समर्थित गुट मौजूद हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह है, गाजा में हमास है, वहीं यमन में हूती विद्रोही हैं जो ईरान के समर्थन में हमले करते रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका ने अपने सैन्य बेस से ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। इराक में इरबिल असर एयरबेस पर 2000 अमेरिकी सैनिक हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी फाइटर जेट है और 35,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं। कुवैत में 5,000 मरीन्स और 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। बहरीन में अल उबैद एयरबेस पर जेट रिफ्यूलिंग फैसिलिटी है। जॉर्डन के अम्मान में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं। यूएई में नेवल, आर्मी, एयरफोर्स के 3 बेस हैं, जहां 6000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। तो अमेरिका इस युद्ध में कब शामिल होगा भी या नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप अब तक यह फैसला नहीं ले पाए। लेकिन हर बीतते दिन के साथ ईरान और इजराइल का यह युद्ध और भीषण होता जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर आज 30 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया। इन हमलों से तेल अवीव में भारी तबाही हुई। तेल अवीव के अलावा भी ईरान ने कई इजरायली शहरों पर मिसाइल अटैक किया। इजराइल का डिफेंस सिस्टम 30 में से 7 मिसाइलों को ही इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। ईरान के इन हमलों में 170 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरान का सबसे विध्वंसक हमला इजराइल के सोरोका अस्पताल पर हुआ। इसके अलावा इजरायली स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को भी मिसाइल अटैक में तबाह कर दिया। इन हमलों के बाद तेल अवीव में हर तरफ तबाही का मंजर है, जिसके वीडियो सबूत भी सामने आए। यह वीडियो इजराइल के बीरशेबा में सोरोका अस्पताल पर हमले का है। इस अस्पताल को एक मिसाइल हमले से निशाना बनाया गया। हमले के तुरंत बाद धुएं का गुबार दिखा। इस हमले के बाद सोरोका अस्पताल में भगदड़ मच गई। युद्ध के सायरन बजने लगे। इलाज कराने आए मरीज जान बचाने के लिए भागने लगे। डॉक्टर्स भी अस्पताल से बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि इन हमलों में कई लोग घायल हुए। हमले में घायल एक महिला की हालत गंभीर है। ईरानी हमले से तेल अवीव में इजरायली स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग भी तहस नहस हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ईरान की 2 मिसाइलें सीधे इस इमारत से टकराई। इसके अलावा भी तेल अवीव में कई अहम जगहों पर ईरान ने मिसाइल हमला किया है। तेल अवीव के एक घर पर ईरानी मिसाइल गिरने के बाद आग लग गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ईरानी मिसाइल तेल अवीव के बाहरी इलाके में गिरी है। जिस सोरोका अस्पताल पर आज हमला हुआ, वहां TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा पहुंचे। वॉर जोन से हमारे संवाददाता मनीष झा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। TV9 की
टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमने अपने दर्शकों से कहा था कि हम यहाँ पर आएंगे और आपको हकीकत दिखाएंगे। हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पास से निकलता हुआ धुआं, और कैमरे पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि कम से कम 100-150 से अधिक सिक्योरिटी पर्सनल्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर में जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि वहाँ क्या स्थिति है। तमाम जो सिक्योरिटी के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोग हैं वो सब है। ईरान की शक्तिशाली मिसाइल सीधे आकर अस्पताल को हिट करती है तो उसके बाद का असर क्या होगा। हालत यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनका अनुमान है कि हो सकता है कि ये बिल्डिंग कहीं कोलैप्स ना कर जाए। ये इतना डैमेज हो चुका है कि इसमें शायद इस भविष्य के यूज के लिए ना रहे और इसको दोबारा से बनाना पड़े। इजराइल के गृह मंत्री बेन गवीर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने जो घटना स्थल है जहाँ पर अस्पताल का दौरा किया है और यहाँ पर वो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों से मिल रहे हैं, मीडिया के लोगों से मिल रहे हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त के यहाँ पर। 7 in the morning, there was a couple of missiles, around 30 missiles shot to Israel. One of them got hit here in the hospital, which shows us that they're attacking civilians, a hospital. Thankfully, really thankfully, we have no casualties, no one. We've been preparing for this kind of attack and everyone was in safe rooms. We have no casualties, only people who are panicking, terrified. It's really scary to watch a place that's supposed to heal being shot and fired at. Point out the continued pattern of who the targets are of this Iranian regime. Not only are they targeting our residential communities, houses where families are inside, but also hospitals. Like you see right here, a direct hit to a hospital. We've just held a situational assessment with the various agencies that are on site, the IDF Home Front Command. They attacked to the people because they decided to kill all Jewish people in the world, and that's why they attacked to the here. और चलिए सीधे मनीष झा से बात करते हैं जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर वॉर जोन में इजराइल में मौजूद हैं। मनीष, आपकी रिपोर्ट हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को। आपने दिखाया कि सोरोका अस्पताल पे कितना भीषण हमला हुआ और लोग वहां के अधिकारी क्या कह रहे हैं। अभी आप जहां पर बताइए, एक तो हमारे दर्शकों को यह बताइए कि अभी इजराइल में क्या वक्त हो रहा है, क्या वहां पर माहौल है, क्या वहां पर देख पा रहे हैं आप, बताइए मनीष। बिल्कुल गौरव, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कुछ ही मिनट मतलब 3-4 मिनट पहले इजराइल में फिर से अलर्ट जारी हुआ है। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए गए हैं तो अगले कुछ मिनट में वो मिसाइल यहाँ पहुँचने वाले हैं और उसके बाद कभी भी यहाँ पर सायरन बजेगा और हो सकता है कि मैं आपसे बात करते करते सुरक्षित ठिकाने की तलाश में शेल्टर में जाऊं, क्योंकि कभी भी वो मिसाइल आने वाले हैं और उसके लिए कभी भी सायरन बजने वाला है, ऐसा इजराइल के होम फ्रंट कमांड की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और वो मेरे मोबाइल पर भी आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी की ये सिचुएशन है। ये लगाकर आज सुबह से अभी तक में 5 या 6 राउंड हो चुका है जब ईरान की तरफ से मिसाइल से अटैक किया गया है। सुबह में 30 मिसाइल से अटैक किया गया था जिसमें से कई मिसाइल डायरेक्ट हिट की। एक अस्पताल का आप दिखा रहे थे कि अस्पताल में किस तरह से हालत हुई है। एक मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त होलोन में हूं, यहाँ पर एक साथ 8-10 बिल्डिंग किस तरह से ध्वस्त हो गई उनके मिसाइल के अटैक से। सबसे बड़ी बात यह है कि हमास और हिजबुल्लाह की तुलना में ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजराइल के अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी सफल नहीं साबित हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो है, इजराइल ने मन बना लिया है आर या पार की लड़ाई करने का, और इसलिए ये लग रहा है कि इजराइल की तरफ से भी आज की रात में भीषण स्ट्राइक होंगे, ईरान पर भीषण स्ट्राइक होंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती है ईरान के मिसाइलों से बचने की, क्योंकि पहली बार हो रहा है, 3 साल से मैं लगातार आ रहा हूं, पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि इजराइल के लोग भी सुरक्षित नहीं है। पहली बार ये लग रहा है कि इजराइल की सरकार भी ये गारंटी नहीं दे सकती है कि इस जगह पर अगर आप रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तेल अबीब, जेरूसलम, होलोन, हाइफा, आप जगह का नाम लीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि आप कहीं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ईरानी मिसाइल एक से बढ़कर एक, चाहे वो फतेह-1 हो या कोई दूसरी मिसाइल हो, वो एक पर एक। लेकिन आपने अभी अपनी रिपोर्ट जो आपकी हमने दिखाई उसमें जिन अधिकारी से आप बात कर रहे थे, होमलैंड सिक्योरिटी की ऑफिसर थी, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। हालांकि लोग टेरिफाइड हैं, लोगों को यहां पर बहुत डर लग रहा है, लेकिन हमने इसके लिए तैयारी की है और इजराइल जाना भी जाता है अपनी रणनीतिक स्ट्रैटेजीज के लिए, मतलब अपनी रणनीतिक तैयारियों के लिए। तो क्या ईरान का यह हमला एंटिसिपेटेड था? तैयारी दिखती है ग्राउंड पे?
देखिए, तैयारी तो है, तैयारी में कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो तैयारी फिर भी काफी नहीं है, क्योंकि वही बात है कि इस बार का जो दुश्मन है वो ज्यादा बड़ा है या फिर वो टक्कर का दुश्मन है। तैयारी का एक मैं छोटा सा आलम दिखाऊं अगर आपके पास समय, गौरव। जैसे मेरे आसपास ये सारी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, इसमें से कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी जिसमें शेल्टर नहीं बनाए हुए हैं। यानी कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अचानक मान लीजिए सायरन बजेंगे, तो मैं इसमें से किसी भी बिल्डिंग में चले जाऊंगा, हर बिल्डिंग में एक शेल्टर बना हुआ है, उसके बेसमेंट में इस तरह की जगह पर है। अगर मान लीजिए कि इस बिल्डिंग में मिसाइल आकर गिरती भी है, तो ये बिल्डिंग भले ही गिर जाए, लेकिन इसके अंदर में जो मतलब मनीष, ये आपका कहना है कि तैयारियां इजराइल की हमेशा से रही हैं, लेकिन इस बार दुश्मन टक्कर का है, इसलिए नुकसान ज्यादा हो रहा है और वो आपको ग्राउंड पर भी दिख रहा है। शुक्रिया मनीष, हम आपसे बात करते रहेंगे और आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। मनीष इजराइल में ग्राउंड जीरो पर आपको बता रहे हैं कि कैसे वहां पर ये अलर्ट दिया जा रहा है कि अगले कुछ मिनटों में ईरान की मिसाइलें इजराइल की तरफ फिर आ सकती है। देखिए कितना खतरनाक माहौल है, किस मंजर में वहां के लोग जी रहे हैं। वैसे ईरान के इन हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बेहद गुस्से में। उन्होंने कहा कि ईरान अब अस्पताल और आम लोगों को निशाना बना रहा है, इसकी पूरी कीमत हम ईरान से वसूल करेंगे। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने तो खामनेई को मॉडर्न हिटलर तक बता दिया। कहा कि खामनेई जैसे तानाशाह को जीने का अधिकार नहीं है। नेतन्याहू ने खामनेई के खात्मे को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास सारे विकल्प हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। नेतन्याहू के ये तेवर बता रहे हैं कि यह युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। हालांकि ईरान की तरफ से भी धमकी दी गई है, अगर खामनेई को निशाना बनाने की कोशिश हुई तो तबाही का ऐसा तूफान आएगा जिससे इजराइल और उसके साथी बर्बाद हो जाएंगे। और ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर भीषण हमले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इजराइल पर ही मिसाइलें गिर रही हैं, ईरान का भी बुरा हाल है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक और रेस में लगे हुए हैं, और यह रेस है क्रेडिट लेने की, जिसमें ट्रंप कभी पीछे रहना ही नहीं चाहते। और यही वजह है कि अब उन्हें पुतिन के मध्यस्थता वाले ऑफर से भी परेशानी होने लगी। ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने उनसे संपर्क किया और इजराइल ईरान संकट में मध्यस्थता की पेशकश की। कहा कि इस युद्ध को रोका जा सकता है, लेकिन ट्रंप ने इस पर पुतिन को कहा कि उन्हें इस युद्ध की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब पुतिन ने कहा कि रूस के पास ईरान इजराइल जंग रोकने का समाधान है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, पुतिन पहले रूस यूक्रेन मामले को तो ठीक से सुलझा लें। यानी पुतिन ने जैसे ही ईरान इजराइल के बीच मध्यस्थता की बात कही, ट्रंप भड़क गए। मध्यस्थता के मामले को लेकर पुतिन से भिड़ने वाले ट्रंप, याद है आपको, 2 दिन पहले कनाडा में G7 समिट में पुतिन के समर्थन में बयान दे रहे थे। वैसे ट्रंप का यही अंदाज और यही आदत है, वो एक दिन कुछ और बोलते हैं और अगले दिन कुछ और बयान देते हैं। फिलहाल वो कैसे पुतिन पर भड़के हुए हैं, इस रील में देखिए। और इस बीच ट्रंप के लिए एक संकट यह है कि रूस और चीन दोनों देश पूरी तरह ईरान के समर्थन में उतर आए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फोन पर बातचीत की। फोन पर हुई बातचीत के दौरान ईरान पर हमले की निंदा की गई। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों नेताओं ने इजराइल के हमले को यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया। ट्रंप के लिए यह भी एक झटका है कि शी जिनपिंग ने पुतिन की मध्यस्थता की कोशिशों का समर्थन किया है। खैर, सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को अब हम एक फिक्सिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। आज तक आपने क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की कई खबरें सुनी होंगी, स्पॉट फिक्सिंग को भी देखा होगा, जिसमें विशेष तौर पर पाकिस्तान के खिलाड़ी चैंपियन रहे। लेकिन असल में फिक्सिंग के महारथी सिर्फ पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर्स ही नहीं हैं, बल्कि अब पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर ऐसी फिक्सिंग की है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, और इसका नाम है नोबेल फिक्सिंग। अब तक हर कोई यह सोच सोचकर परेशान था कि जिस अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष महीनों पहले समय लेते, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिलता, उस देश ने कैसे छोटे से आतंकी देश के फील्ड मार्शल को मिलने के लिए बुला लिया। लेकिन अब इस सस्पेंस का सच हम आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक ऐसी बात कही है जिसके बारे में सोचकर भी ट्रंप के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं, और ये लड्डू है नोबेल शांति पुरस्कार के। अब आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का सम्मानित नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग की है। मुनीर का कहना है कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाने में भूमिका निभाई।
इसलिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिले। और आसिम मुनीर ने 2 एटमी देशों के बीच परमाणु संकट टालने के लिए भी ट्रंप की तारीफ की। अब ट्रंप के लिए नोबेल की मांग करके मुनीर ने 2 काम किए। पहला, अमेरिका के प्रति उन्होंने अपनी वफादारी साबित करने का प्रयास किया है, और दूसरा, उस सच को छिपाने की कोशिश जिसमें पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए भारत के सामने आग्रह किया था। लेकिन शायद आपको यह पता ना हो कि ट्रंप और मुनीर के बीच इस नोबेल फिक्सिंग की पूरी स्क्रिप्ट एक बंद कमरे में लिखी गई, जहां ट्रंप ने मुनीर से नमक के बदले वफादारी मांग ली और मुनीर ने बदले में पाकिस्तान का क्या क्या गिरवी रखा, इसकी जानकारी फिलहाल सामने आनी बाकी है। फिलहाल खबर के अनुसार मुनीर और ट्रंप व्हाइट हाउस के एक बंद कमरे में मिले। इस मीटिंग के बाद ही मुनीर ने ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की। ट्रंप ने भी कहा कि पाकिस्तान एक प्यारा देश है और वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। इसके बाद व्हाइट हाउस से जानकारी आई कि ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मांगने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुनीर को लंच के लिए इनवाइट किया है, और इस नमक के बदले ट्रंप ने आसिम मुनीर से अमेरिका के प्रति पाकिस्तान की वफादारी खरीदी है। वैसे ट्रंप चाहते तो वो ये सब कुछ शहबाज शरीफ से भी करवा सकते थे, क्योंकि औपचारिक रूप से वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं। लेकिन ट्रंप ये समझते हैं कि शहबाज मुनीर से पूछे बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने नोबेल वाली ये डील डायरेक्ट मुनीर से ही कर ली।